हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज सेशन ऑफ द लेट्स लर्न। ठीक है, तो आज आपका एडिटोरियल नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि संडे के दिन द हिंदू में एडिटोरियल नहीं आता है, पर हाँ ज़रूर बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो मैंने जो आर्टिकल चुना है आप सबके लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल नॉलेज ऑल्सो, एंड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया वी शुड नो कि आखिर हमारे देश में क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप सभी लोग न्यूज़ पे पढ़ रहे होंगे कि क्या सब चीज़ें चल रही हैं जोशीमठ के रिगार्डिंग। सो आज ये हमारा आर्टिकल उस पर ही है। सो लेट्स बिगिन। तो टाइटल क्या है आज का? जोशीमठ अ विक्टिम। विक्टिम आपको पता है ना, किसी भी चीज़, जो भी चीज़ एक बुरी चीज़ होती है उसका हर्जाना जिसको भुगतना पड़ता है वो होता है विक्टिम। ठीक है, तो किस चीज़ का विक्टिम है जोशीमठ? ऑफ द हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल। तो हिमालयन रीजन, जो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं उसकी जो डेवलपमेंट हुई है उसका हर्जाना, उसकी कीमत किसे भुगतनी पड़ रही है? जोशीमठ को भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड दैट, यहाँ पे दैट के बाद स्पेस आना चाहिए था, उनका पब्लिशिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज़ इग्नोर दैट। ठीक है, तो बार बार वार्न करने के बाद भी कि जो जोशीमठ का टाउनशिप है, मतलब जहाँ पे आप शहर बसा रहे हो, ये एरिया जो है ना ये सिचुएटेड है कहाँ पे है ये एरिया? ऑन द डेब्रिस। डेब्रिस मतलब जो बचे खुचे पत्थर होते हैं ना, किसी भी चीज़ के रिमेनेंट्स, जो रिमेनिंग चीज़ बची हुई होती है ना, हम उसे कहते हैं डेब्रिस। मतलब पत्थरों का वो बचा कुचा कहीं से कुछ लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, आगे बताया भी, ऑफ द अर्लियर लैंडस्लाइड्स। मतलब इस जो ये टाउनशिप है ये बसने से पहले इस रीजन पे लैंडस्लाइड्स हुए हैं। लैंडस्लाइड्स होने के बाद जो कचरा बचा हुआ होता है ना पत्थरों का, उन पत्थरों पे आप ये शहर बसाने जा रहे हो और उसी पत्थरों पे ये शहर बसता चला गया, एंड वुड स्लिप सम डे। और ऐसा कहा भी गया है कि अब ये जो जोशीमठ का टाउनशिप है ना, आपने बसा तो लिया है और ये किसी ना किसी एक दिन स्लिप हो जाएगा, खिसक जाएगा। स्लिप मतलब खिसक जाएगा। डेवलपमेंट कंटिन्यूड एट रैपिड स्पेस। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड, आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड, डेवलपमेंट कंटिन्यूड एट ए रैपिड पेस। बार बार वार्न करने के बावजूद भी डेवलपमेंट इस शहर में, जोशीमठ में, एट रैपिड पेस मतलब बहुत तेज़ी से होने लगा। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स है जो कि एक्सप्लेन कर रही हैं थोड़ी बहुत चीज़ों को। ये उतना रेलेवेंट नहीं है आर्टिकल के हिसाब से, तो आप फॉर द जनरल नॉलेज आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल क्या कहता है? इट इज़ नाउ क्लियर दैट ऑल द वार्निंग्स इन द मिश्रा कमेटी रिपोर्ट। ये बात अब साफ सी हो गई है कि जो जो वार्निंग्स मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में दी गई थी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स बैक 50 साल पहले ये कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी, मिश्रा कमेटी ने, ये सब सच होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। 50 ईयर्स बैक वेंट अनहीडेड। अनहीडेड मतलब किसी भी चीज़ को जब आप इग्नोर करते हो तो वो उसे हम कहते हैं यू अनहीडेड इट। तो इन सभी रिपोर्ट्स को इग्नोर कर दिया गया था जो ये 50 साल पहले हमारे सामने आई थी। इन द रेस किस चीज़ के लिए ये इग्नोर कर दिया गया था? टू डेवलप जोशीमठ बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट सिंस 2001। तो 2001 से जो भी गवर्नमेंट्स आई उन सभी को क्या करना था? उन सभी को बस जोशीमठ को डेवलप करना था। तो उस डेवलपमेंट की रेस में क्या हो गया? जोशीमठ के रिगार्डिंग जो ये मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि भाई खिसक जाएगी, और बहुत सारे वार्निंग्स दी थी उस रिपोर्ट में, तो वो सभी गवर्नमेंट्स ने इग्नोर कर दी और अपना जो डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, माइनिंग का, वो सभी काम चलता ही रहा, बट रैपिड पेस पे, बहुत तेज़ी से चलता रहा। इट वॉज क्लियरली पॉइंटेड आउट दैट जोशीमठ टाउनशिप इज सिचुएटेड ऑन द डेब्रिस ऑफ द अर्लियर लैंडस्लाइड एंड वुड स्लिप समडे। ये क्लियरली बताया गया था उस रिपोर्ट में कि जोशीमठ जो है ना वो शहर जो टुकड़े हैं, पत्थरों का जो बचा खुचा कचरा है, कूड़ा है, उस पर ये बसा हुआ है, पत्थरों के टुकड़ों पे बसा हुआ है और ये कभी भी किसी भी दिन खिसक सकता है। पर इस बात को लोगों ने इग्नोर कर दिया। बट डेवलपमेंट कंटिन्यूड एट अ रैपिड स्पेस, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता रहा विथ हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चली। सच एज कौन सी थी? इनिशिएटिंग मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करना। क्या इनिशिएट किया उन्होंने? स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए। कहाँ पे? तपोवन एंड ऋषि गंगा पे, इन नदियों पे हाइड्रो पावर्स। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब जो पानी से हम बिजली बनाते हैं, तो वो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए इन नदियों पे। ठीक है, टनलिंग की गई, टनल जो गुफाएं बनाते हैं, पत्थरों को काट के वहाँ से रास्ता बनाते हैं,
रोड वाइडनिंग, रोड्स को बड़ा कर दिया गया पहाड़ों को काट के, एंड मशरूमिंग ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर फ्लोर्स बनाते गए। आपको परमिशन मिली थी 2 फ्लोर की, थोड़े सालों बाद आपने और 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर लिए, और 2 सालों बाद आपने और 2 फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। दैट इज़ कॉल्ड मशरूमिंग। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है। सपोज़ सॉरी, मेरी ड्राइंग को प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए। सपोज़ ये आपकी बिल्डिंग है, इस पर आपने और एक फ्लोर बना लिया, कुछ 2 सालों बाद और एक फ्लोर बना दिया। ऐसे करते करते बिल्डिंग्स के फ्लोर्स को आप बढ़ाते गए, जबकि लिमिट ही सिर्फ आपको 2 फ्लोर्स की है आपके रीजन के हिसाब से। ठीक है, दैट इज़ मशरूमिंग ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, विथ स्कैंट रिगार्ड टू सेफ्टी। स्कैंट रिगार्ड मतलब ना के बराबर, आपने सेफ्टी मेजर्स को देखा ही नहीं और बस आप अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को करते गए। टू अकोमोडेट इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट फ्लो। तो लोगों ने क्यों ऐसा किया, बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स, मशरूमिंग क्यों करते गए? क्योंकि तो इंक्रीज्ड टूरिस्ट फ्लो, टूरिस्ट जो है ना वो बड़ी संख्या में जोशीमठ आ रहे थे, तो जगह की कमी के वजह से लोगों ने अपने फ्लोर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। होटल्स के बिल्डिंग्स ने और फ्लोर्स बढ़ा दिए। ठीक है, पेइंग गेस्ट जो हैं, ठीक है, रहने की जो भी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे जगह की कमी की वजह से लोग अपने फ्लोर्स को बढ़ाते चले गए, और उन्होंने देखा ही नहीं कि भाई हमें कितनी परमिशन मिली है, हमें बढ़ाना चाहिए भी या नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा आप सबको? ठीक है, एंड डिसअपियरेंस ऑफ द ग्रीन कवर इन द रीजन। और किस चीज़ को से इफेक्ट हुआ, हमने पढ़ा ना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुई थी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, टनलिंग हो गया, रोड वाइडनिंग हो गया, बिल्डिंग्स का मशरूमिंग करना, और धीरे धीरे वहाँ के ग्रीन कवर मतलब जो वहाँ के झाड़ है वो भी कटते कर चले गए। देखो, झाड़ों का ना बहुत इम्पोर्टेंट महत्व होता है किसी भी क्षेत्र में। तो झाड़ों के जो रूट्स होते हैं ना आपके, ये यहाँ पे जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ये होल्ड कर देते हैं। जैसे जैसे ये रूट्स डीपर जाते हैं ना, ये मिट्टी को होल्ड करते हैं। आप जब इन पेड़ों को ही काट दोगे तो ये मिट्टी मिट्टी कैसे रहेगी? जब आपको पता है कि जोशीमठ पत्थरों के टुकड़ों पे, कचरे पे, डेब्रिस पे रुका है, तो आप कैसे पेड़ों को काट रहे हो जो पेड़ों ने आपकी मिट्टी को पकड़ के रखा है? दैट इज़ द मेन पॉइंट, यहाँ पे आपको समझना होगा। पर लोगों ने ये बात को समझा ही नहीं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर्स वेयर प्राइम्ड एंड ओनली अ ट्रिगर वॉज नीडेड टू इनिशिएट द क्राइसिस। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर्स वेयर प्राइम्ड, प्राइम मतलब वो सभी बस होने के कगार पे ही थे, बस एक ट्रिगर, एक पुश देना था, और बस क्राइसिस चालू हो गया। ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं आगे अपने आर्टिकल पे। दैट ट्रिगर वॉज प्रोवाइडेड बाय नेचर इन February 2021। तो वो जो ट्रिगर, एक पुश जो देना था, ट्रिगर मतलब किसी भी चीज़ को एक बढ़ावा देना, एक पुश देना। ठीक है, तो वो क्राइसिस स्टार्ट होने के लिए बस एक पुश की ज़रूरत थी, और बस सब कुछ तहस नहस होने वाला था। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये तहस नहस होना? February 2021 ने नेचर ने, कुदरत ने एक पुश दिया। When catastrophic flow of rock and glacier ice mass descended into Rishiganga and Dhaule-Ganga valleys and flowed into Alaknanda river at Joshimath। क्या हो गया? हिमालयन रीजन्स पे पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े और ग्लेशियर मतलब जो आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, यू नो ना, ग्लेशियर आइस मास, तो बड़े बड़े टुकड़े इन रिवर्स में बह के आ गए, ऋषिगंगा और धौलीगंगा रिवर में। और वो बहते बहते कहाँ आ गए? अलकनंदा रिवर पे, जो कि जोशीमठ के पास से गुजरता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? दिस एक्स्ट्रॉर्डनरी मास फ्लो ऑफ मोबाइल डेब्रिस मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ठीक है, मोबिलिटी मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पत्थर बहते बहते जाते हैं। तो ये जो मोबाइल डेब्रिस है ना, ये नदी से बहते हुए जोशीमठ के पास आ गया। ठीक है, इन दोनों रिवर से, ऋषिगंगा धौलीगंगा हिमालयन रीजन्स में है, वो हिमालय से बहते बहते आके जोशीमठ पे आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये जो एक्स्ट्रा आया ना, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, ये जो एक्स्ट्रा डेब्रिस आ गई, इसमें क्या कंटेंट था? कंटेंट बाउल्डर्स मतलब आपके ये से बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, इन पत्थरों को हम कहते हैं बाउल्डर्स। तो ये बड़े बड़े पत्थर है ना, इनका साइज़ क्या था? ग्रेटर दैन 20 मीटर, 20 मीटर की ऊंचाई से भी बड़े थे, ग्रेटर दैन। ठीक है, तो ये 20 मीटर की ऊंचाई से भी बड़े बड़े पत्थर इस नदी में आ गए।
स्कर्स्ड द वैली वॉल्स अप टू 200 मीटर्स, तो 200 मीटर तक जो वैली थी, मतलब ये जो जोशीमठ जिस पे सिचुएटेड है, उस वैली को खरोचें आ गई 200 मीटर तक, ठीक है। ऑन द वे द हाफ फिनिश्ड तपोवन डैम वॉज वॉश्ड अवे। हाफ फिनिश मतलब आधा ही कंस्ट्रक्ट हुआ था, पूरा भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था। तो इस नदी पे बन रहा था, ये अलकनंदा रिवर पे ये तपोवन डैम बन रहा था, आधा अधूरा डैम था। जैसे ही ये इतना ज़्यादा आइस आ गया, तो देखो ग्लेशियर ऑफ आइस, जो ग्लेशियर होता है उसमें बर्फ़ होती है, ठीक है। इतना ज़्यादा जब आप बर्फ़ की ये टुकड़े पानी में आ जाएंगे तो ये भी पानी ही बन जाएगा ना, ठीक है, ये भी लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, रिवर फ्लो बढ़ गया, रिवर फ्लो बढ़ गया तो एकदम से पानी आ गया रिवर पे। इसके वजह से ये तपोवन डैम क्या आ गया, वॉश्ड अवे, मतलब पूरा का पूरा फूट गया ये। एंड द टनल वॉज इंड्यूटेड विथ वाटर, और जो वहाँ पे टनल बनाया गया था वो भी पूरा पानी में डूब गया, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट फ्लो सफिशेंटली इरोडेड द बेस ऑफ द हिल स्लोप्स इन द अलकनंदा वैली इन जोशीमठ। तो ये जो एकदम से बड़े बड़े पत्थर आ गए ना, बड़े बड़े आइस के ग्लेशियर्स आ गए ना, इससे क्या हो गया, जो जोशीमठ का बेस था जिसकी हम पढ़ रहे थे कि जोशीमठ किस बेस पे है, डेब्रिस पे है, तो उस डेब्रिस को इसने हिला दिया ना, एकदम से आ गया तो, ठीक है, एकदम से आ गया। नदी का पानी बहाव बढ़ गया, तो वो नदी का पानी जो शहर की तरफ आ गया, जहाँ पे शहरी बस्ती थी, तो वो पानी से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो नीचे का बेस भी हिल गया आपका, ठीक है। आप टेक्टोनिक प्लेट्स को इमेजिन करके इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो, ठीक है। इन रिसेंट स्टडी में क्या पाया गया, साइंटिस्ट ने कंडक्ट की थी, कहाँ पे कंडक्ट की थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, कहाँ पे सिचुएटेड है ये, देहरादून में। तो इन साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, दैट जोशीमठ एंड द सराउंडिंग एरियाज हैव बीन सिंकिंग एट द रेट ऑफ 6.25 सेंटीमीटर्स पर ईयर बेस्ड ऑन द सैटेलाइट डेटा फ्रॉम जुलाई 2022 टू मार्च 2022। तो साइंटिस्ट ने डेटा इकट्ठा किया था, कब से इकट्ठा करना स्टार्ट किया उन्होंने, जुलाई 2020 से मार्च 2020 का जब साइंटिस्ट ने डेटा देखा तो उन्हें ये पता चला कि जोशीमठ है वो सिंक कर रहा है, सिंक मतलब डूब रहा है, घसता जा रहा है, नीचे ढसता जा रहा है। और किस रेट से धस रहा है, हर साल 6.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 इंच से हर साल वो शहर नीचे ढसता चला जा रहा है, ठीक है। देयर फाइंडिंग्स को रिलेट वेल विथ द बेस एरोजन ऑफ जोशीमठ स्लोप अलॉन्ग द अलकनंदा रिवर। तो ये हम को रिलेट कर सकते हैं कि इनके स्टडी से हम को रिलेट कर सकते हैं कि जब अलकनंदा रिवर में ये एरोजन स्टार्ट हुआ था ना, ये जो बेस एरोजन है, बेस मतलब जो नीचे की ज़मीन है, एरोजन मतलब जो यहाँ से इसकी परत हटती जा रही है। तो ये परत जो हट रही है ना जोशीमठ की, ये अलकनंदा रिवर जैसे जैसे बह रहा है, उस नदी में हमारा बेस जो मिट्टी है ना नीचे की, वो भी बहती चली जा रही है, ऐसा पता चला, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट वॉज सच दैट, कौन सा इम्पैक्ट, ये जो पत्थर गिरे ना, बड़े बड़े आइस ग्लेशियर्स आ गए रिवर में, तो उससे क्या हो गया, जो कानपुर में भी इसका इफेक्ट देखा गया। अब कानपुर कहाँ पे है, डिस्टेंस कहाँ पे है, 900 किलोमीटर्स दूर है जोशीमठ से, तो वहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट देखा गया। कैसे देखा गया इसका इम्पैक्ट, एन अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक 80 टाइम्स हायर इन सस्पेंडेड सेडिमेंट टर्ब्यूडिटी, ठीक है, सस्पेंडेड सेडिमेंट या फिर टर्ब्यूडिटी का मतलब है जो लिक्विड फॉर्म होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसका हम टर्ब्यूडिटी कहते हैं, कितना लिक्विड है, कितना क्लियरली हमें उस लिक्विड में दिखता है। तो क्या हो गया, जो गंगा रिवर है ना कानपुर में, वॉज ऑब्जर्व इन द कैनल दैट ड्रॉज डायरेक्टली फ्रॉम गंगा। तो गंगा रिवर से एक सिर्फ कैनल ही आया था कानपुर शहर में, उस कैनल में इतना ज़्यादा पानी आ गया कि सब कुछ चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही थी, ठीक है, मतलब जो बर्फ़ पिघल रही थी तो बहुत ज़्यादा फ्रेश पानी आ गया, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में था कि 80 टाइम्स हायर जो पानी आता है ना, उससे 80% ज़्यादा पानी एकदम से उस कैनल में आ गया, ठीक है, जो गंगा रिवर से लिया गया था, जो कानपुर में है, उसका इफेक्ट कानपुर तक दिख गया था। तो सोच जोशीमठ में उसका कितना इफेक्ट हुआ होगा, ठीक है। मेकिंग दिस इवेंट मोस्ट लाइकली कैंडिडेट फॉर ट्रिगरिंग द प्रेजेंट सब्सिडेंस इन जोशीमठ। तो ये जो हुआ था ना चीज़, जो पत्थर आ गए थे,
तो ये एक मेन कारण है, ठीक है। मोस्ट लाइकली कैंडिडेट मतलब ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है जोशीमठ की सबसिडेंस की, ठीक है। सबसिडेंस मतलब जो धंसती जा रही है नीचे ज़मीन अंदर, इस चीज़ की एक बड़ी वजह हो सकती है, ठीक है। मोस्ट लाइकली मतलब हो सकती है, ठीक है। ओके, लैंड subsidence along slopes happens due to displacement of underground material। तो जो लैंड subsidence है मतलब जो ज़मीन धंसती जाती है नीचे, वो along the slopes happen, along the slopes मतलब जहाँ पे ढलान है, पहाड़ों पे जहाँ नीचे ढलान है उस जगह पे ये ऐसी चीज़ें होती है, लैंड धंसती जाती है। किस वजह से? अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से किसी जगह पे दूसरे जगह पे कोई मटेरियल आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राउंड मटेरियल, जो मटेरियल है जोशीमठ में ग्राउंड का, जो हमने पढ़ा था डेब्रिस है ना, तो वो डेब्रिस शायद पानी के बहाव से एकदम से इस बीते हुए समय पे एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया, तो वो जगह खाली हो गई, तो वहाँ पे ऊपर जो मिट्टी है तो वो ऊपर की मिट्टी नीचे आने लग गई, ठीक है। ऐसा हो सकता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अंडर द मटीरियल, द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वाटर एक्शन। तो ये जो ज़मीन धंसना है, इसके दो इम्पॉर्टेंट कारण हो सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फैक्टर्स ऑफ वाटर एक्शन। तो ग्रेविटी की वजह से और वाटर एक्शन जो हमने पढ़ा कि नीचे से ज़मीन का मटीरियल डिस्प्लेस होता जा रहा है पानी की वजह से, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। It is a geohazard in the mountainous regions controlled by the variety of subsurface displacement mechanisms that are not very well understood। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये ठीक से हमें समझ में नहीं आती हैं, और ये जियो हज़ार्ड है। जियो हज़ार्ड मतलब जो भूमि के रिलेटेड जो हज़ार्ड्स होते हैं ना, ज़मीन से रिलेटेड, ये सब उससे रिलेटेड होते हैं और हमें कम ही समझ में आते हैं, ठीक है। ओके, सबसिडेंस जोन, अब हम आते हैं उस जोन पे जहाँ पे ज़मीन एक्चुअल पे धंस रही है। ये तो हमने पढ़ लिया जोशीमठ के पूरे जोशीमठ के बारे में। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। सिंस द डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म्स हैपन्स बिलो द ग्राउंड, देयर प्रोग्रेशन टू द पॉइंट ऑफ सरफेस डिफॉर्मेशन कैन ओनली बी स्पेक्यूलेटेड। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं, जो ये डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज़म्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह आता है, फिर जो यहाँ पे खाली ज़मीन होती है वहाँ पे ऊपर की मिट्टी आ जाती है, फिर ये भर जाती है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये हैपन बिलो द ग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे होती हैं। और इनका प्रोग्रेशन और इसके बाद इसकी आगे की स्थिति क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये सब ना अंदरूनी अंदर ज़मीन में होता रहता है। और ऊपर सरफेस पे, ज़मीन की सतह पे ऊपर हमें कुछ नहीं दिखता है, और ये सिर्फ हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई ऐसी सब चीज़ें हो सकती हैं या फिर ऐसी सब चीज़ें हुई होंगी, पर ये सब ज़मीन के ऊपर अंदर होता है, तो हमें ऊपर से कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। इन नेचर these processes evolve over a long period of time and some of the significant evidence may lie outside the area of the subsidence zone। और ये सब जो नेचर का, ये एक नेचर का प्रोसेस है और ये लंबे समय तक हो सकता है, ठीक है। ये लंबे समय तक चलता है और छोटे छोटे कारणों की वजह से लंबे समय तक जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, इससे भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक लंबे समय के बाद ही हमें इसका एक बड़ा परिणाम हमें दिखता है। एंड इसका जो एविडेंस है ना, हमें बाहर की एरिया पे दिखता है, जो कि सबसिडेंस जोन मतलब जो सबसिडेंस जोन जो एरिया धंसती जाती है ना, वो जब धंसती है ना उसके बाद हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो लंबे समय तक ये अंदर सब चलते रहता है, जब एक बार पूरी तरीके से ज़मीन धंस जाती है उसके बाद हमें आउटसाइड एरिया पे दिखता है कि हाँ भाई क्या हुआ था, ठीक है। तो इन द केस ऑफ जोशीमठ के केस में क्या होता है, एविडेंसेस स्ट्रांगली सजेस्ट, सबूत ये दिखाते हैं कि दैट सर्टेन सब सरफेस प्रोसेसेस सच एज द रिमूवल, यहाँ पे उनको गैप देना था। तो जो प्रोसेस हुआ था, कौन सा प्रोसेस हुआ था जोशीमठ पे, रिमूवल और रीअरेंजमेंट ऑफ सब सरफेस मटीरियल्स टू प्रोवाइड वाइड स्पेस, ठीक है, और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम reduction solution, underground erosion, lateral flow and compaction could have been set in the motion or accelerated by construction activities। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जोशीमठ में ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई होंगी जिससे वो ज़मीन का मटेरियल हिला होगा। कौन सी वो चीज़ें हुई होंगी, खाली जगह बनाने के लिए हमने कुछ खुदाई की होगी। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रिडक्शन सोल्यूशन, तो बहुत ज़्यादा
हमें जगह चाहिए रहेगी, कहीं पे माइनिंग की होगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा खुदाई होगी। अंडरग्राउंड इरोजन, जो ग्राउंड वाटर होता है उस किसी भी चीज़ का इरोजन मतलब ख़त्म होते जाना, ठीक है, उस चीज़ से ख़त्म होते जाना। हमने सॉइल इरोजन पढ़ा है ना, तो अंडरग्राउंड का जो वाटर है, फिर अंडरग्राउंड की जो मिट्टी है उसकी खुदाई करते 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 उसका इरोजन होते जाना। लैटरल फ्लो, बार बार पानी का निकास होना, ठीक है, एंड कंपैक्शन, और कहीं भी किसी भी चीज़ को दबा देना। कंपैक्ट करना मतलब दबा देना, तो कोई भी चीज़ को ज़बरदस्ती दबा देना, किसी भी नेचर वाले चीज़ को, जो भी नेचर की खुली जगह है आप उसे ज़बरदस्ती दबा दोगे कुछ भी अंदर कचरा भर के, तो और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करके, तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ का जो मटेरियल है ना वो हिल गया होगा अंदर की ज़मीन का, ठीक है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो आगे हम आते हैं। वन सच इंसिडेंट कुड बी रिपोर्टेड, पंचरिंग ऑफ अंडरग्राउंड एक्वाफायर ड्यूरिंग अ टनल बोरिंग क्लोज टू ओली, डिस्चार्जिंग सब्सटैंशियल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन दिसंबर 2019। पंचरिंग मतलब किसी आपका टायर पे पंचर हो जाता है ना, मतलब होल हो जाता है ना, तो वहाँ से पूरी हवा चले जाती है। सिमिलरली अंडरग्राउंड एक्वाफायर मतलब पानी की खोज में जब ज़मीन की खुदाई की जा रही थी औली के पास, औली एक जगह का नाम है जोशीमठ के पास, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे खुदाई करते करते पहाड़ में छेद हो गया। तो अब जैसे कि जानते हो ना, पहाड़ों के अंदर से पानी गुजरता है, पहाड़ों के वहाँ से नेचुरल वाटर सोर्स होते हैं, तो वहाँ पे खुदाई करते करते वो पहाड़ पे कहीं पे छेद हो गया और वहाँ से पानी का बहना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी वहाँ से पहाड़ों में से बाहर निकल गया। 2009 में ये घटना हुई थी। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, अब पहाड़ में से पानी पानी भरा होता है तो वो पहाड़ एकदम ऐसे स्थिर होता है। जब इससे आप पानी को निकाल दोगे तो वो नीचे ढसता चला जाएगा, है ना। तो ये एक इंसिडेंट, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। बट अ लॉन्ग टर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू कंप्रीहेंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज नीडेड टू प्रूव द कैजुअलिटी ऑफ दिस इंसिडेंट्स टू सबसिडेंट्स। तो हमें ऐसे तो चीज़ हम देख सकते हैं, ये हमारी आंखों देखा हाल है, पर अगर हमें साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव करना है, ये जो सबसिडेंट्स हो रहा है, ये जो घटना हो रही है, जो इंसिडेंट्स हो रहा है ज़मीन धंसने का, इसका हमें अगर पुख्ता सबूत चाहिए तो हमें साइंटिफिक इसकी स्टडी करनी है, ठीक है। ओके, इन एडिशन देर आर सेवरल अदर जियोलॉजिकल एविडेंस। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जियोलॉजिकल मतलब ज़मीन से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड अराउंड जोशीमठ। जोशीमठ के आसपास हमें ऐसी कई सारी घटनाएं देखी गई हैं दैट सजेस्ट अ रिडक्शन इन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ डेब्रिस। शेयर स्ट्रेंथ मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी ना, जो 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 उस जो डेब्रिस है, जिस अब समझो ये डेब्रिस है, इसके बीच में जो सब्सटेंस है उसको खुदाई करते करते हम लोगों ने निकाल दिया है। तो ये खुदाई चली गई तो ये यहाँ से फिर ढस जाएगा तो यहाँ पे जो ज़मीन थी ये ज़मीन ढस के यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ को, जो डेब्रिस की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको ये ख़त्म कर रहा है ऐसी सब खुदाई के वजह से, ठीक है। दीज एविडेंसेस आर वेदर्ड एंड हाईली जॉइंटेड स्टार्टा मतलब जो मटेरियल होता है, ये सब एक से एक जुड़े हुए हैं। तो जब ये सब ना एक से एक जुड़े हुए हैं, तो अगर एक खिसक जाएगा तो इसके खिसकने की वजह से ये भी खिसक के नीचे आ जाएगा। तो ऐसी जगह पे खुदाई करना बहुत ख़तरनाक होता है और वार्निंग भी दी गई है, पर लोगों ने ना ही प्रशासन ने इस पे ध्यान दिया। फ्रीज thaw cycles run off from the mountain top along vertical joints or cracks during rains, perched water tables and seeps, groundwater manipulation and irrigation। और किन चीज़ों के वजह से हमें ये ज़मीन धंसना देखा जा सकता है, जो हमने कहा कि जो फ्रीज थॉ साइकिल्स रन ऑफ मतलब जो साइकिल है पानी की, जब हम समझो ज़मीन से पानी निकालते हैं फिर बारिश होती है वहाँ पे भर जाता है, फिर वो जो साइकिल है ना वाटर साइकिल, वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। किन चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब है, माउंटेन, बहुत ज़्यादा माउंटेन के जॉइंट्स पे क्रैक्स आ जाना, कहीं पे हमने जैसे कि पढ़ा खुदाई की वजह से क्रैक्स आ गए। पर्च्ड वाटर टेबल्स, जो वाटर टेबल हमने बहुत ज़्यादा हमने
ग्राउंड वाटर से पानी निकाल दिया है, ग्राउंड वाटर मैनिपुलेशन है ना। तो ज़मीन जो हम बोरवेल्स यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी निकालते जाते हैं, तो वो ज़मीन का स्ट्रेंथ है ना चले जाता है इरिगेशन की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से। जो हम पानी निकालते हैं ग्राउंड से तो उससे ज़मीन ना ढसती चली जाती है, ठीक है। ओके, द जोश एक्सेलरेटेड पुश, अब किस चीज़ों ने पुश किया इस इंसिडेंट को आगे देखते हैं हम, ठीक है। द जोशीमठ ट्रैजिक इवेंट रेजेस पर्टिनेंट क्वेश्चंस, ये जो इंसिडेंट हुआ है ना ट्रैजिक, तो ये इंसिडेंट हमें बहुत सारे सवाल उठाता है, हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं ऑन द एक्सेलरेटेड पुश बाय द गवर्नमेंट ऑन क्लीन एनर्जी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो अब क्वेश्चन करने में मजबूर हो गए हैं हम कि आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही है क्लीन एनर्जी के नाम पे और नेशनल सिक्योरिटी देश को बचाने के तरफ क्या आखिर गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं। While the intentions are well-meaning, risks associated with the rapid expansion of hydropower and infrastructure developments in the fragile environment of Himalayas need to be understood. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम मानते हैं गवर्नमेंट का एफर्ट है कि हमें क्लीन एनर्जी को बनाना है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। क्लीन एनर्जी ना मतलब वही विंड एनर्जी से, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमने पढ़ा, तो पानी से बिजली को बनाना है ताकि थर्मल पावर पे हमारा डिपेंडेंस कम रहे। ठीक है, गवर्नमेंट के इंटेंशंस को हम समझ सकते हैं, वेल मीनिंग है, पर इससे जुड़ा जो रिस्क है ना, इससे जुड़ा जो रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है, किससे होता है रिस्क एसोसिएटेड, रैपिड बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का। आप हर एक नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने लगोगे तो पानी भाई नदी में रहेगा ही नहीं ना। नदी जैसे फ़्लो कर रही है आप उसे फ़्लो करने दो, आप उसके बहाव को रोक के आप अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाओगे आपको, तो वो कैसे होगा, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो भी आपको डेवलपमेंट्स करनी है उस रीजन में, तो जोशीमठ जो है ना फ्रेजाइल एनवायरनमेंट, फ्रेजाइल मतलब बहुत ही वीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही वीक है, हिमालयाज़ का एनवायरनमेंट बहुत ही वीक है, तो आपको उसको समझ के उसके हिसाब से आपको अपनी डेवलपमेंट्स को करना होगा, ठीक है। द स्ट्रेस शुड बी ऑन एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान, स्ट्रेस मतलब यहाँ पे ध्यान देना होगा एनवायरनमेंट पे ताकि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमारा जो डेवलपमेंट का काम है वो भी होता रहे और एनवायरनमेंट को भी इससे कोई हानि ना पहुँचे। इन द हिमालयाज़ में भी हमारे डेवलपमेंट से कोई नुकसान ना पहुँचे, विदाउट इग्नोरिंग ह्यूमन सफरिंग्स एंड एमर्जिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स द डेवलपमेंट्स कॉज। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हो कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट के चक्कर पे हमको नेचर को हार्म नहीं करना है, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है, डोंट वरी, ये सेशन जल्दी ही अब ख़त्म होगा। द जोशीमठ ट्रेजेडी इज़ जस्ट अनफोल्डिंग एंड हैज़ ऑलरेडी, ये जोशीमठ जो इस ट्रेजेडी है ना, ये तो अभी अभी शुरुआत है, एंड हैज़ ऑलरेडी कॉज्ड अ ग्रेट मिजरी टू द लोकल पीपल इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इकोनॉमिक लॉसेस। तो अब उनके जोशीमठ के जो, ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखते हैं नेचर में क्या क्या दिखाता है, पर सॉरी, इस शुरुआती दौर में ही वहाँ के लोकल लोगों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। किस टर्म्स में? उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब उनको अपने घर छोड़ के वो अलग से कैंप्स पे रहने आ गए। तो भाई जब आप अपने घरों को छोड़ के अपने ही शहर में कैंप्स पे रहोगे तो आप सोचो आप क्या बीतती होगी आपके ऊपर, ठीक है। आप अपना घर बार सब कुछ छोड़ दोगे, देन इकोनॉमिक लॉसेस, सभी ज़मीनें ढस रही है तो सभी दुकानें टूट रही हैं, सभी के घर टूट रहे हैं। तो भाई जब दुकानें ही नहीं रहेंगी, घर नहीं रहेंगे, होटल्स नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे लोगों का बिज़नेस कैसे होगा? वहाँ पे बिज़नेस नहीं होगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएंगे। तो ऑलरेडी अभी लोगों को इन सभी प्रॉब्लम्स का वहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। द गवर्नमेंट शुड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रीसेटलमेंट एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ एन अर्थक्वेक एट दिस टाइम और हैवी रेन्स प्रेडिक्टेड इन द रीजन कुड बी कैटास्ट्रोफिक। तो ऐसा हो सकता है कि इस ज़मीन धंसने के वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है इस रीजन में, ऐसा वार्न किया गया है। और आने वाले समय पे हैवी रेन्स भी इस रीजन में प्रेडिक्ट की गई हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही कैटास्ट्रोफिक होगा। कैटास्ट्रोफिक मतलब बहुत ही भयानक होगा।
तो इससे पहले कि यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए और हैवी रेन्स आ जाए, गवर्नमेंट को बहुत जल्दी रीसेटल किसी दूसरे जगह पे इन लोगों को सेटल करना होगा, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज़ आर्टिकल। होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको हिंदी में भी समझाने की पूरी कोशिश की, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो एसएससी, रेलवेज़, इंश्योरेंस, एलआईसी, डिफेंस, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम पे आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप हमारे दूसरे सेशंस को भी देख सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट यू कैन शेयर दिस सेशन विद द यूपीएससी एस्पिरेंट्स एज वेल, एंड यू कैन शेयर दिस सेशन विद योर फैमिली मेम्बर्स एज वेल, ताकि उनको भी पता चले कि हम कैसे अपने आने वाले जनरेशन के लिए क्या इन्वायरमेंट छोड़ के जा रहे हैं और कैसी तबाही मच रही है, ठीक है। So if you like this session, do not forget to share it with your friends and don't forget to subscribe our channel, ठीक है। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आती रहेंगी, ठीक है। Now I'll be winding up, so bye bye everyone and take care.